चलें स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज़ मोमेंटम। हम आज सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पर ट्यूसडे मैंने कहा कि वो एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस वाला पार्ट रह गया है, तो आपको बता दूंगा। P3 की किताबें लेके आइएगा ताकि वो ग्राफ्स और वो सारी चीज़ें भी केटर हो जाएं। मैं एक दफ़ा ग्राफ्स भी रिकॉल करा दूंगा। ग्राफ्स की वैसे वीडियो रिकॉर्डेड है P3 के ग्राफ्स की, वो भी देख लेना पहले से। वो पिछले साल की वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने। अच्छा, momentum was added in 2020 to the syllabus। और मोमेंटम में मोमेंटम के जो सवाल हैं उसमें कॉन्सेप्ट जो हैं वो तुम कह रहे थे दो फार्मूलाज हैं, बिल्कुल दो ही फार्मूलाज हैं। बट एट द सेम टाइम मोमेंटम के जो रीसेंट क्वेश्चंस आए वो काइनेमैटिक्स और फोर्सेस के साथ इस तरह कंबाइन हो रहे हैं कि वो काफ़ी चैलेंजिंग बन जाते हैं। सही है, अभी मैं भी जब क्वेश्चन करूँगा तो आखिरी दो तीन सवाल आपको नज़र आएगा कि सर ये इतने ज़्यादा मुश्किल सवाल हैं, इतनी ज़्यादा वर्किंग है उन क्वेश्चन। सही है, जिसमें पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं और हमने देखा कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। 21 का जो क्वेश्चन है वो 24 में रिपीट हुआ है। ओके, तो फोकस करना है मोमेंटम के ऊपर। मोमेंटम का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, और मुश्किल आएगा जो रीसेंट ट्रेंड इंडिकेट करता है। सही है, M1 का एक प्रॉब्लम जो आपको नज़र आएगा ना, वो आप पुराने पास पेपर्स 2020 से पहले वाले देखेंगे तो रिलेटिवली आसान है। 2020 के बाद क्योंकि M2 डिसकंटिन्यू हो गया था, तो M1 जो है वो टेक्निकली A2 सब्जेक्ट है, तो A2 कंपोनेंट है। उसको हम दे सकते हैं AS में भी, इट्स टेक्निकली एन A2 कंपोनेंट राइट नाउ। एंड इन द फ्यूचर जो सिलेबस चेंज में यही हो जाएगा कि आप वो आपको फोर्स करेंगे कि आप जो है वो P1 S1 ही दें फर्स्ट ईयर में। अभी ये होता है कि पाकिस्तान में सिर्फ कराची में ऐसा होता है कि पहले साल में P1 S1 पढ़ाया जाता है, बाकी आप लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे पहले P1 और M1 पढ़ाया जाता है। सही, क्योंकि वो S2 नहीं पढ़ाते, हम S2 भी पढ़ाते हैं। तो हम ये ऑप्शन ओपन रखने के लिए S1 जो है वो पहले साल में पढ़ा रहे होते हैं। सही है, तो इन द नेक्स्ट चेंज ऑफ द सिलेबस ये एक चेंज आने वाला है कि सिर्फ P1 S1 आप फर्स्ट ईयर में करेंगे। सेकेंड ईयर में जो है वो आपके पास S2 M1 और एक नया कंपोनेंट आने वाला है जिसको डिसीजन मैथ्स कहते हैं। डिसीजन मैथ्स इज़ फ्रॉम CS। उसमें एल्गोरिथम्स और वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैथमेटिकल बना के टेस्ट की जाएंगी। वो इस कॉन्टेक्स्ट में ही लेके आ रहे हैं कि भाई मोर अलाइंड टूवर्ड्स CS एक कंपोनेंट हो जाएगा। वो हमें भी सीखना पड़ेगा, 2 years डाउन द रोड तो सीख लेंगे इंशाल्लाह तब तक। ओके, स्टार्टिंग ऑफ विथ मोमेंटम। सही, ये कहता है कि वी नो दैट अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। Okay, the precise relationship between force, mass, and velocity can be established by combining Newton's second law with one of the equations of motion for constant acceleration। सही, तो उसने कंबाइन कर दिया F इक्वल्स टू एम ए में, ए की जगह उसने लिख दिया V माइनस यू वी टी, एंड हेंस उसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम वी। उसने कहा द राइट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन एम वी माइनस एम यू विच इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, दिस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? इट्स जस्ट सिंपली मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम डिफरेंट वेलोसिटीज़ के लिए डिफरेंट होता है। सही है, मोमेंटम चेंज हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इट्स वेलोसिटी इज। उसके यूनिट्स क्या होते हैं? उसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन सेकेंड्स होता है। सही है, फोर्स न्यूटन्स में। अब since momentum is a scalar multiple of velocity which is a vector, then it follows that momentum is also a vector, which means that momentum can be negative and momentum can be positive। velocity नेगेटिव कब होगी? जब आप रिवर्स डायरेक्शन में आना शुरू कर देंगे। एक आपकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होगी, तो ये आपने खुद डिसाइड करना होगा। सही, यहाँ पे देखो ये क्या कहता है, द क्वांटिटी एफ टी इज कॉल्ड द इम्पल्स ऑफ द फोर्स। फॉर द पर्पजेज ऑफ द एग्जामिनेशन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पल्स इज नॉट रिक्वायर्ड। सही है, दूसरे बोर्ड्स में इम्पल्स भी टेस्ट किया जाता है, वो हमारे यहाँ M2 में होता था,
अब वो फर्दर मैथ की है उसमें होता है। ओके, शुरू के क्वेश्चंस कुछ बहुत सिंपल से हैं, फिर सिंपल कैलकुलेशंस हैं, जल्दी से देख लेते हैं हम। ये कहते हैं द मास m 4 kgs of has an initial velocity of 5, find the momentum of the particle। तो क्या बताओगे? 4 into 5 20 न्यूटन सेकेंड्स, सही। The magnitude of the change in momentum if the velocity of the particle increases to 12। So 4 into 12 minus 4 into 5, सही। चेंज इन मोमेंटम 48 minus 20 is 28 न्यूटन सेकेंड, सही है। सिंपल बात, लिख लो जल्दी से। वन डिमेंशनल पार्ट, मोमेंटम जो होगा उसका फॉर्मूला एक डायरेक्शन में लगेगा, वो कंबाइन हो सकता है फोर्सेस के साथ कि पार्टिकल यूं टेढ़ा जा रहा हो, लेकिन वो वन डायरेक्शन ही ट्रैवल कर रहा होगा, सही है। वो स्लोप के अलोंग ट्रैवल करेगा। A particle of mass 2.5 kg has an initial velocity of 3. Find the magnitude of the change in the momentum of the particle if the final speed of the particle is 5 with the direction of motion unchanged। सही है, कि इनिशियल 2.5 3 है और फाइनल जो है वो कह रहा है 5 है, और सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि अगर आप पहले पॉजिटिव ले रहे हैं तो आप बाद में भी पॉजिटिव ही लें, अगर आप पहले नेगेटिव ले रहे थे तो बाद में भी नेगेटिव ही लेंगे। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 5 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा, सही है। द फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 5 विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिवर्स्ड। तो अब क्या करूँगा कि मैं जो ये फाइनल वेलोसिटी होगी उसको -5 लूँगा और इनिशियल वेलोसिटी को 3 लूँगा। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू -5 माइनस 2.5 इंटू 3, सही है। कितना बन रही है? 20 -20 न्यूटन सेकेंड्स, सही। अगर मैंने सिर्फ चेंज पूछा है तो आप चेंज को लिख सकते हैं, चेंज इज 20 न्यूटन सेकेंड्स। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन को इस तरह हमने एडजस्ट करना है, सही। सिंपल बात है यहाँ पे। अब असल जो सवाल होता है वो इतना सिंपल नहीं होता, वो हो सकता है 1 मार्क का ये वो सिंपल सवाल कोई एक आ जाए, वो ये 1 मार्क ही होगा। सही आंसर दिया तो सही है, नहीं दिया तो गलत है, सही। असल क्वेश्चन क्या होते हैं? कोलिजन्स के बारे में होते हैं। ये पार्टिकल्स जब आप टकराते हैं तो क्या होता है मोमेंटम को? कहता है व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस on each other whether the bodies are in contact for a long or a short time. The time that each is in contact with the other is the same. Hence, if no external forces act on the bodies, the change in momentum of each must be equal and opposite. So yeah, two bodies in contact can be said to exert equal and opposite impulses on each other. तो उससे एक रूल क्या डिराइव होता है? एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम का रूल डिराइव होता है। हम कहते हैं कि मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। भाई एक टकराने से पहले स्पीड होगी और एक टकराने के बाद स्पीड होगी, भाई जो मोमेंटम जनरेट करेंगे वो दोनों बराबर आएगा, भाई। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपसे यही कहता है कि दोनों ने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर एग्जर्ट की तो मोमेंटम बराबर हो जाएगा। तो अब हर क्वेश्चन जहाँ भी कोलिजन हो रहा होगा अली, वहाँ पे मैं पहले ये लिखूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैं करने क्या चाह रहा हूँ, सही है। कि मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा पार्टिकल ऑफ मास 2 kg travels at a speed of 5, सही। इट कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 8 kg। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप डायग्राम बना लिया करें। इसकी आपने U5 लिया, सही है। इट कोलाइड्स विद एन अदर पार्टिकल ऑफ मास 8 kg विच इज स्टेशनरी, यानी इसकी U0 है, सही। आफ्टर द इम्पैक्ट 2 kg हैज अ स्पीड ऑफ 3 एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड, यानी उसका V कितना हो जाएगा? -3।
फाइंड द स्पीड ऑफ द 8 kg मास आफ्टर द इम्पैक्ट। ये फाइंड करनी है। तो अपना पहले मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया, मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर। अब वाली सिंपल सी बात है, कोई एक तुमने प्लस माइनस भी गलत किया तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल उसी के मार्क्स हैं। ओके, इसीलिए मैंने पहले डेटा सही से लिखा। 2 × 5 मोमेंटम बिफोर कर रहा हूँ, 8 × 0 मोमेंटम आफ्टर में क्या हुआ है, 2 × -3 + 8 × V, 10 - 6 + 8V, तो V आ रहा है 2। सही। कहाँ जा रहा है ये 8 kg वाला? राइट साइड पे जाएगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, कहीं कहीं ये ऑब्वियस बातें आपने डिटर्मिन भी करनी है। क्या डिटर्मिन करना है कि भाई ये आगे जा रहा है? क्यों आगे जाएगा? क्योंकि टकरा के कोई पीछे नहीं जा सकता। मतलब वो 2 kg वाला आके 8 kg वाले से टकरा रहे जो अपनी जगह पे स्टेशनरी था। अब 8 kg उधर तो मूव कर ही नहीं सकता ना, कोई तरीका ही नहीं है। ओके, कि फिजिक्स वो खराब हो जाएगी सारी। हाँ, 2 kg वाला क्या हो सकता है कि वो इतनी जोर से टकराया कि वो अपने आप को रिवर्स में ले गया। सही। और उसके मास में इतना डिफरेंस था कि वो उसको रिवर्स में ले गया। सही। और ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आगे जो आखिरी क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसमें मैं आपसे सोचने को कहूँगा ये बात, कि आप सोचें कि अब क्या हो रहा है भाई। ओके। तो कोलिजन्स जो हैं वो बड़े ट्रिकी भी हैं कहीं कहीं। सही, आगे बढ़े। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने और से देखनी है। ये कहता है टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ masses 2 and 5 respectively are moving towards each other। सही है, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद स्पीड्स u and 2u। सही। तो मैं बनाना उसको स्टार्ट कर देता हूँ। एक 2 है और एक 3 है। सबसे पहली इसमें इंपॉर्टेंट बात, वो कहता है दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जब इसकी मैं स्टार्टिंग स्पीड लिखूंगा तो मैं -2u, क्योंकि इसको पीछे लेकर आना है। इसकी डायरेक्शन शुरू से ही रिवर्स्ड है। सही है। तो डेटा जब हम नोटिस कर रहे हैं तो हमें ये सारी बातें नोटिस करते जाना है। सही। उसने कहा द टू पार्टिकल्स कोलाइड एंड कोलेस। कोलेस का क्या मतलब होता है भाई? कोलेस का मतलब होता है मींस जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने। सही। masses will be added। तो ये जो आफ्टर वाली इक्वेशंस बनेंगी उसमें एक ही पार्टिकल होगा और उसका मास कितना होगा? 5 kgs होगा उसका मास। सही। दे कंटिन्यू टू मूव इन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ बी बिफोर द इम्पैक्ट एट अ स्पीड ऑफ 4। कैलकुलेट u। ओके, दे कंटिन्यू टू मूव इन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ बी। ये ए था, ये बी था ना। आफ्टर द इम्पैक्ट एट अ स्पीड ऑफ 4, यानी फाइनल स्पीड कितनी दी हुई है? क्या लिखूं? v इक्वल्स टू -4, क्योंकि b को मैंने उल्टा अज्यूम किया था। तो फाइनल स्पीड भी जो होगी वो जो b की डायरेक्शन है उसी में होगी। सही। यानी b इतना जोर से आके टकराया है कि वो a को भी वहां पे उसी साइड पे लेके जा रहा है। सही है। हमने पहले लिखा मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर। बिफोर इज 2u and after is 5 into
-4 सही है। तो 2 × u -6u -20 -4u equals to -20 and u equals to 5 सही है। कैलकुलेट यू ही सवाल था तो यू हो गया सवाल। सही, अगर अली आपने सारी डायरेक्शंस उल्टी रखी होती तो भी यही आंसर आता। इट वुडंट हैव। बट ये चॉइस है, कोई अगर उल्टा भी कर दे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, सारी चीज़ें उल्टी कर दो ना फिर। ओके, अगला देख लेते हैं। समझ आ गई ना भाई ये बात। सही, तो जहाँ कोएलेस लिखा होगा वहाँ पे कंबाइन कर देना है आपने। सही, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आइडिया है, ये जो रिसेंट एक पास पेपर क्वेश्चन है उसी वजह से मुश्किल है। जो कोएलेस हो जाता है वो ए, एक पार्टिकल है जो ए नीचे से जा रहे हैं, बी ऊपर से आ रहे हैं, मिल के सी बन जाते हैं। और सी ने कहाँ जाना है ये आपने डिसाइड करना है। ओके, एक आया है रिसेंट में। A particle of mass 3 tons is moving at a constant speed of 4। अब 3 टन है, कितने केजीज हो गया? 3000। ये अभी वैसे मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें टन्स में ही हैं तो फर्क नहीं पड़ता वैसे। When it collides with another lorry of mass 5 tons moving at a speed of 2 in the same direction, यानी इसकी भी स्टार्टिंग स्पीड जो है वो 2 है। The speed of the 5-ton truck is increased to 5 by the collision। इसकी स्पीड हो गई 5। Show that the speed of the 3-ton lorry is 1 after the collision and find its direction of motion। तो अब शो करना है कि इसकी स्पीड कितनी है और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन मुझे बतानी है। तो मैंने लिखा मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर। बिफोर में 3000 इंटू 4 प्लस 5000 इंटू 2। नज़र आ रहा है ना कि मैं ज़ीरो सबके हटा दूँ तो भी सेम बात रहेगी। और 5000 इंटू 5 ये फिक्स्ड है, और 3000 इंटू वी की वैल्यू शो करनी है कि 1 आ रही है। सही है, तो कैलकुलेशन कर लें। 12 10 22 22 -25 इज -3000 आएगा, इक्वल्स टू 3000 वी। व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन? उसको लिखोगे कैसे? मेक इट इजियर। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड, क्योंकि पहले मैंने तुम्हें राइट लेफ्ट नहीं बताया ना। तुम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। सही है, जाहिर सी बात है ये लॉरीज थी तो कोलेस तो नहीं हो सकती, दो लॉरीज कंबाइन होकर एक तो नहीं बन सकती, तो इसलिए इसमें ऐसा। 15। मार्च का पेपर आ गया है शायद, किसी गूगल ड्राइव में किसी ने अपलोड तो किया हुआ है। मैं बाद में याद दिलाना मुझे।
Okay. A car is towing a caravan at V in a straight line along a horizontal road. The mass of the car is m kgs. अब गौर से देखो बोर्ड पे. अब ये 3 एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 4 एग्जाम्पल्स हैं जो मुश्किल है. सही है. 6 तो फिर आसान है. 7, 8, 9 काफ़ी मुश्किल है. गौर से देखना. सही है. कार इज टोइंग a caravan at V in a straight line along a straight horizontal road. The mass of the car is m kgs and the mass of the caravan is km kgs. Okay. The caravan becomes detached from the car immediately after the separation of the car. The car has a speed of alpha v and the caravan has a speed of 0.5 v in the same direction as the car. So that if alpha equals to 1.3 then k equals to 0.6. सही है. पहले मैं बना लेता हूँ. पहले दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे. एक का मास m था और एक का मास km था. सही है. पहले इसको km लिख देता हूँ. सही. और दोनों की स्टार्टिंग स्पीड जो है वो v है. ओके. जब डिटैच हो गया तो इमीडिएटली आफ्टर द सेपरेशन द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ alpha v and the caravan has a speed of 0.5 v in the same direction as the car. तो उसकी भी फाइनल स्पीड जो है वो 0.5 v है. ओके. पहले तो मैंने अपना एक्सप्रेशन बना लिया. मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर. अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये होती है, जब मैं अभी लिखूंगा तो आपको भी होगी कि सर बहुत सारे अननोन आ रहे हैं. तो मैंने बना लिया. पहले हो गया के एम वी प्लस एम वी, के एम 0.5 वी प्लस एम अल्फा वी. सही है. मैंने इक्वेशन तो बना ली. पहले मैं क्या करूं बताओ इस क्वेश्चन में. सही है. उसने कहा शो दैट इफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू उसने बताई हुई है. दो अननोन्स एक इक्वेशन से नहीं निकल सकते. यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सब में अगर m है तो m कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा. सही है. तो ये इक्वेशन बन गई. और सब में v भी है ना, तो v भी सब में से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा. तो ये बन रहा है k प्लस 1 0.5 k प्लस अल्फा. एक इक्वेशन से दो अननोन में नहीं निकाल पाऊंगा. सही है. तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो है वो अल्फा की वैल्यू लगा देनी चाहिए. जो वो कह रहा है अल्फा की वैल्यू लगाने को क्या है 1.3. सही. अब मैं सॉल्व कर लूँ तो ये बन रहा है 0.5 k इक्वल्स टू 0.3, k इक्वल्स टू 0.6. सही है. फिर उसने कहा फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ k फॉर अ जनरल वैल्यू ऑफ अल्फा. तो दोबारा से यहीं से स्टार्ट करते हैं. तो ये तो सिंपल सी बात है. एक्सप्रेशन फॉर k का है ना उसने. k माइनस 0.5 k अल्फा माइनस 1. तो ये हो जाएगा 0.5 k अल्फा माइनस 1 हाफ k एंड k इक्वल्स टू 2 अल्फा माइनस 2. सही है. तो सिंपल एट द एंड आपने और से पढ़ना है क्वेश्चन में अननोन क्या है. कभी कभी हम मिस कर जाते हैं.
चले आगे। ओके। A particle of mass 0.3 kg is traveling at a speed of 2, and when it collides with a particle of 0.5 kg is traveling at speed of 1. सही। अच्छा, 0.5 से टकराया है वो, traveling at a speed of 1. At the impact, after the particle has after the impact, the first particle has a speed of v, and the second particle has a speed of v plus 1. ओके। अब मैंने इसकी स्टार्टिंग स्पीड 1 लिख दूं। स्टार्टिंग स्पीड इसकी क्या लिखूं? तो दी हुई है ना, 0.5 क्या केजीज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 1। अब बताओ क्यों नहीं लिख रहा, मैं क्यों हेजिटेट कर रहा हूँ? डायरेक्शन नहीं बताई उसने क्वेश्चन में, नोटिस करो कि वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अभी तक हर क्वेश्चन में बता रहा था। और फिर क्वेश्चन में देखो नीचे वही है, क्या कहता है? बाय कंसिडरिंग द डायरेक्शंस ऑफ इन विच द पार्टिकल्स कुड बी मूविंग बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, find the possible values of the speed of the first particle after the impact। सही। तो पहले हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे, बाय कंसिडरिंग उसने कहा है तो हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे। मैं इसको डुप्लीकेट करके एक और केस यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, अब मैं डायरेक्शन क्या सेट कर रहा हूँ? मैं सेम डायरेक्शन पहले सेट कर रहा हूँ। ऑपोजिट डायरेक्शन बिफोर। क्या? देख लेते हैं अभी क्या हो रहा है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर द इम्पैक्ट ना, तो वो वी की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो हमने कहा सर बिफोर इक्वल्स टू आफ्टर लगाएं। 0.3 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू 1, 0.3 इंटू वी प्लस 0.5 इंटू वी प्लस 1, 1.1 बन रहा है ये, और ये बन रहा है 0.8 वी प्लस 0.5। सही। 0.6 0.8 वी आ रहा है 0.75, यानी 0.75 आगे जाएगा वो। सही। दूसरे में करके देखते हैं बिफोर इक्वल्स टू आफ्टर। 0.3 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू -1। ओके। 0.3 इंटू वी से क्या पता चला तुम्हें कि डायरेक्शन इस केस में उसकी भी रिवर्स हो जाएगी। उसने कहा है बाय कंसीडरिंग द डायरेक्शंस इन विच द पार्टिकल्स कुड बी मूविंग बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट। अब आफ्टर द इम्पैक्ट खुद से चेंज करने की जरूरत अली क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वी वैसे ही अननोन है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होनी होगी तो खुद ही नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव निकल आया, तो इसके इसमें मुझे पता चला कि अगर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आके टकरा रहे होते तो जो है वो डायरेक्शन रिवर्स हो जानी थी। सही। अच्छा देखो इसकी -0.5 आएगी अभी भी, और जो 0.5 वाला आ रहा था उसकी अभी भी 0.5 आएगी, यानी वो आगे जाना शुरू हो जाएगा। दो पार्टिकल्स यूं आएंगे और टकरा के दोबारा अपनी अपनी डायरेक्शन में रिवर्स चले जाएंगे। ओके। तो ये सारी चीज़ें इंटरप्रेट करना भी क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है।
ओके अब ये देखो, ये एक मुश्किल सवाल है, वो हो गया। और नीचे लिखा हुआ भी 8 मार्क्स का है, ये किसी मैंने पास पेपर में से उठाया होगा दूसरे बोर्ड के, बट इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। ओके, three balls A, B, C are in that order in a straight line on a smooth horizontal surface. A has a mass of 0.4 and is moving at 4. B has a mass of M and is stationary. C has a mass of 0.25 and is moving at speed away from B. तो यानी ये 8.8, सॉरी 0.8, सही है। A hits B and then B hits C. There are no further impacts. A and C now each have a speed of 1 and are both moving in directions away from B. सही है। Find the range of possible values of M. यानी आपका आंसर इनइक्वालिटीज में आना चाहिए। दो इनइक्वालिटीज हैं, एक है वो मुझे नहीं पता, बट फाइंड द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M। सही है। अब क्या करेंगे, पहले आप A एंड B कोलाइड, सही है। तो बिफोर इक्वल्स टू आफ्टर लगेगा। बिफोर में है 0.4 इंटू 4 प्लस M इंटू 0। अब आफ्टर में क्या हो रहा है, उसने कहा कि A hits B and then B hits C, there are no further impacts, A and C now each have a speed of 1 and are both moving in directions away from B। तो मुझे बताओ ये 0.4 वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, A की स्पीड क्या हो जाएगी। अवे फ्रॉम B मूव करना है, -1 करना पड़ेगा क्योंकि वो B से यूं टकराएगा और वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। सही है, -1। और B की स्पीड जो है वो अभी मुझे नहीं पता, मैं उसको अननोन रख लेता हूँ, V1 कह देता हूँ मैं उसको, सही है, या VB कह देता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा M इंटू VB। तो ये बन रहा है 1.6 माइनस 0.4 प्लस MVB। 2 उसने कहा A hits B and then B hits C। A आके B से टकराया, उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा there are no further impacts and A and C are now each have a speed of 1 and are both moving in directions away from B। अब B को तो धक्का लगेगा ना, तो B आगे जा रहे हैं, तो अवे फ्रॉम B का क्या मतलब है कि A को पीछे जाना चाहिए। A पीछे जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, -1। सही है बात। तो MVB क्या आ गया, MVB जो आ गया वो 2 आ गया। राइट, मुझे फाइंड करना है, फाइंड द पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ M। तो मैंने कहा M जो बन रहा है वो, अच्छा इनफैक्ट अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M। मुझे बताओ व्हाट इफ एनीथिंग कैन यू टेल मी अबाउट VB।
ये जो बी को धक्का लगा उसके बाद उसकी स्पीड वो राइट साइड पे जाने, लेकिन उसकी स्पीड के बारे में मुझे क्या बता सकते हो? देखो ये मुश्किल सवाल है। 2/m सही है, बट कैन यू टेल मी अ नंबर अबाउट इट? न्यूमेरिकल टर्म्स में तुम मुझे क्या बता सकते हो? अब बी ने क्या करना है इसके बाद, इस मोशन में बी ने क्या करना है? बी ने जाके सी को हिट करना है, यानी बी की स्पीड क्या होनी चाहिए? 1 तो ए और सी की है। सी की स्पीड 0.8 है ना अभी। अगर बी उसको पीछे से जाके हिट करेगा, 0.8 होगी तो बराबर चलते रहेंगे। 0.8 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी बी को जो धक्का लगा उसकी स्पीड कितनी जनरेट होनी चाहिए? 0.8 से ज्यादा जनरेट होगी तो जाके वो सी से टकराएगा, वरना सी से टकराएगा ही नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वी बी इज ग्रेटर देन 0.8? यानी जो अभी अली ने हमें बताया कि वी बी इज बेसिकली 2/m, 2/m इज ग्रेटर देन 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2/0.8, यानी m शुड बी लेस देन, क्या आ रहा है 2/0.8 कितना होता है? 1.5, 2.5, 2.5। ये देखो एक इनइक्वालिटी जनरेट हो गई कि मार्क्स कितना होना चाहिए? लेस देन 2.5 होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी जनती है कि बी जो है वो जाके सी से टकराएगा। अब ये वन पार्ट ऑफ द मोशन अभी मैंने आपको दिखाया है ना। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। ओके, बी ने जाके सी से भी तो टकराना है, सही है? बी एंड सी कोलाइड। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, तो अब बी एंड सी जब कोलाइड करेंगे, बिफोर इक्वल्स टू आफ्टर लिख लेते हैं हम। बी का मास है m, अभी उसकी वैल्यू नहीं पता चली, उसकी इनइक्वालिटी पता चली थी बस, सही है? और उसकी स्टार्टिंग स्पीड है वी बी। सी जो है उसका मास है 0.25, उसकी स्टार्टिंग स्पीड है 0.8, सही है? अच्छा, अब आफ्टर में क्या हो रहा है? बी एंड सी ईच, ए एंड सी ईच हैव अ स्पीड ऑफ 1 ना, तो इसकी स्पीड 1 है, और यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई mv/v/b2। क्या ये इक्वेशन समझ आती है? पहले ये बताओ। मैंने बिफोर में लिखा है कि उसकी स्टार्टिंग स्पीड थी वी बी जब वो ए से टकरा के निकला था, और ए की सी की स्पीड थी 0.8। फिर सी की स्पीड हो गई 1, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया था, लेकिन बी की स्पीड के बारे में अभी भी मुझे कुछ नहीं पता, सही है? अच्छा, अब देर आर मल्टीपल अननोन्स, कैन यू सी इन दिस क्वेश्चन? बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अली क्या इसकी वैल्यू पता है? 2 हो रही, तो 2 पूरी की पूरी आ जाएगी। वॉट्स 0.25 इंटू 0.8? 0.2, नहीं 1.95 बन रहा है। ओके, वी बी टू आ गया, एम वी बी टू आ गया। अब वी बी टू भी कहूँ तो 1.95 ओवर बी, यानी अब बी जब सी से टकराया तो उसकी स्पीड हो गई वी बी टू। वॉट कैन यू टेल मी नाउ अबाउट दिस स्पीड? आई डोंट नो फॉर श्योर। बी की डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। एक और इसमें लाइन है, अब मुझे इसका मतलब बताना। अली says there are no further impacts.
और फिर ए और सी राइट साइड पे जा रहे होंगे। डायरेक्शन तो अभी इनडिटर्मिनेट है, बी की डायरेक्शन क्या होगी ये मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ देयर नो फर्दर इम्पैक्ट्स। यानी हाँ, ये तो चल रहा है, पीछे -1 जा रहे हो तो बताया। लेकिन देखें बी की स्पीड ऐसी होगी कि अगर वो पीछे जाए तो वो ए से ना टकराए, और अगर आगे जाए तो सी से ना टकराए। यानी VB2 जो होनी चाहिए वो -1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि -1 तो एक ही स्पीड है। -1 से बड़ी होने का मतलब है -0.8 हो, -0.7 हो, -0.6 हो एंड सो ऑन। यानी वो ए से स्लो रहेगा, उल्टी डायरेक्शन में जाता रहेगा लेकिन ए से स्लो रहेगा। सही। और वो 1 से भी कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा होगी तो दोबारा जाके सी से टकरा जाएगा, विच इज़ अनरियलिस्टिक कि अगर दो चीज़ें टकराई हो तो आगे वाले की स्पीड ज़्यादा होती है, पीछे वाले की स्पीड कम होती है। ये वाली इनइक्वालिटी वैसे इतनी ज़्यादा देखते हैं क्या रेलेवेंस बनता है, विल सी। ओके, तो हमने कहा कि ये VB2 जो है वो क्या है, वो है 1.95/m। डू यू एग्री विद दैट? सही है। तो 1.95/m शुड बी ग्रेटर देन -1, और 1.95/m शुड बी लेस देन 1। सही है। यानी m शुड बी ग्रेटर देन 1.95। एंड अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये माइनस वाली है तो ये इररेलेवेंट ही बन रही है। सही है। कौन सी रेलिवेंट बन रही है? मास तो वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाली रेलिवेंट है। सही। और ये वाली रेलिवेंट है, यानी हमने कंक्लूड क्या किया कि इसका मास क्या होना चाहिए, बिटवीन 1.95 एंड 2.5 होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन होगी तभी ये सारी कहानी बैठेगी कि भाई ए बी से टकराया, फिर बी सी से टकराया, और फिर कोई आपस में नहीं टकराया। मुश्किल सवाल है देखो, काम दो इक्वेशंस में ही किया है मैंने, 8 मार्क्स इसी के हैं। लेकिन ये बार बार सोचना कि अब क्या होनी चाहिए स्पीड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, जल्दी से लिख लो, फिर एक और मुश्किल सवाल है। हाँ, काइनेमैटिक्स अंदर ही मोमेंटम है। पास्ट पेपर क्या ही है, 21 का। हाँ, वही वही तो मैं कह रहा हूँ, रिपीट हो गया है। जल्दी से लिखो फिर बताओ।
यस। और कुछ लोगों ने ये किया हुआ है कि अ, एक ही केस। सही हो गया ये कॉपी। ये मैंने इतनी सारी जगह भी छोड़ी थी। चले, ये मुश्किल सवाल एक जून 21 में आया था, नवंबर 24 में रिपीट भी हो गया है। ओके। A particle A is projected vertically upwards from level ground with an initial speed of 30. At the same instant, a particle B is released from rest 15 meters vertically above A. Okay. The mass of one of the particles is twice the mass of the other particle. इसका मतलब क्या हुआ कि इमीडिएटली मुझे क्लिक करना चाहिए कि भाई दो केसेस आ गए। एक में ए का मास एम होगा और बी का 2m होगा, एक में ए का 2m होगा और बी का m हो जाएगा। सही है। क्या चीज़ें उनमें फिर भी सेम आ जाएंगी, वो बाद में बात करते हैं। हो ड्यूरिंग द सबसीक्वेंट मोशन ए एंड बी कोलाइड एंड कोएलेस टू फॉर्म पार्टिकल सी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉसिबल टाइम्स एट विच सी हिट्स द ग्राउंड। उसने कह दिया टू पॉसिबल टाइम्स, हाँ, यानी दो केसेस बनने ही बनने हैं। सही है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ए का मास m है और बी का जो है वो 2m है, और यहाँ पे मैं साइड में वर्किंग करना शुरू करता हूँ। ए का 2m है और बी का m है। सही है। ए को लॉन्च किया है मैंने ज़मीन से, तो उसका u30 है, एक्सेलरेशन -10 है। सही है, ये मुझे पता है। बी को मैंने ऊपर से फेंका है तो उसका u0 है और ए जो है वो 10 है। सही। और इन दोनों के बारे में मुझे क्या पता है कि बी ऊपर से आ रहा था और ए नीचे से आ रहा था। तो एक गलती जो अली पॉइंट आउट कर रहा है, वो लोग क्या करते हैं कि दोनों में डिस्टेंस जो है वो 7.5 ले लेते हैं। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि अगर डिस्टेंस इस तरह अननोन है, तो अगर एक का डिस्टेंस ये एक्स ट्रैवल कर रहा है, तो दूसरे बंदे ने कितना ट्रैवल करना होगा? 15 है ना, 15 माइनस एक्स। कि अगर ये नीचे वाला बंदा जो है वो एक्स ट्रैवल कर रहा है, तो ऊपर वाले बंदे को 15 माइनस एक्स ट्रैवल करना है, ताकि दोनों आपस में मीट कर सके। सही। किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होगा, वो हम एक्स की वैल्यू निकाल के पता चले करेंगे। सही। अब ये मास डिफरेंट होने से इस इंफॉर्मेशन पे तो कोई फर्क नहीं आता, ये इंफॉर्मेशन तो अपनी जगह पे ही रहेगी कि यहाँ पे भी u30 है, a -10 है, एस एक्स है, इसमें भी u0 है, a 10 है और s15 -x है। ये बात तो दोनों में सेम है। सही। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉसिबल टाइम्स एट विच सी हिट्स द ग्राउंड। सी कब बनता है? जब दोनों टकराते हैं। तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए कि भाई जब वो टकरा रहे हैं तो मोमेंटम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? वेलोसिटी इंपॉर्टेंट होती है। यानी दोनों जब टकराए तो सबकी वेलोसिटी कितनी आ रही थी भाई, ये कैलकुलेशंस करनी है। सही है। वेलोसिटीज पता होंगी तो हम मोमेंटम लगा सकेंगे। तो हमने कहा चलो हम वेलोसिटी पता करने जाते हैं। वेलोसिटी कैसे पता करूंगा? दो अननोन्स हैं अभी, एक्स भी अननोन है, वी भी अननोन है। तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकलेगा तो फिर वी भी निकल आएगा। सही है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन उसमें स्क्वायर आ जाएंगे ना। हाँ, टाइम निकाल लेते हैं, दोनों का टाइम सेम होगा। एस इक्वल्स टू यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर तो -5t स्क्वायर, और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं। 0.5। सही। यानी ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी निकाल लेता हूँ। u प्लस एटी।
25 u प्लस 80 और 5। सही है। अब चाहे वो M2M वाला केस हो या 2MM वाला केस हो, दोनों में जो बिफोर वाला मोशन है वो सेम हो रहा होगा। आफ्टर वाले मोशन में अब डिफरेंस आ जाएगा, तो हम जो है वो क्या करते हैं, हम कोलिजन करते हैं। बिफोर इक्वल्स टू आफ्टर। बिफोर इज m इंटू 25। अच्छा, अब मैं दो केसेस में अलग अलग कोलिजन करना है ना। m इंटू 25 एंड 2m इंटू 5। आफ्टर में कोलेस होके 3m बन जाएंगे। और क्या, हाँ सही है, सही, सॉरी, सही। 3m इंटू वी। m कैंसिल हो गया सब में से, तो 3v v इक्वल्स टू 5। इससे क्या पता चल रहा है कि ए नीचे से आया, बी ऊपर से आया, दोनों कोलाइड हुए और अब मिला के दोनों ऊपर जा रहे हैं। सी भी नजर आ रहे ऊपर जा रहे हैं। सही है, सी भी नजर आ रहे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर मासेस को उल्टा कर दें तो देखते हैं सी को क्या होता है भाई। यहाँ पे कोलिजन हो गया। टू एम इंटू 25 प्लस m इंटू 5। 3m इंटू वी। m कैंसिल। 50 प्लस 5 55 हो गया। -5, सॉरी 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 सॉरी, 45 v इज 15। सही है। तो एक में सीज स्पीड इज 5 गोइंग अप, एक में सीज स्पीड इज 15 गोइंग अप। यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करने को नहीं कहा। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अब सी जो है वो क्या करेगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉसिबल टाइम्स एट विच सी हिट्स द ग्राउंड। यानी अब सी ने क्या करना है अली, सी ने यूं, सी स्टार्ट होगा जब बीच में मिलेंगे और हमें पता है दोनों केसेस में ऊपर ही जा रहा है, तो सी यूं ऊपर जाएगा और फिर घूम के दोबारा यूं नीचे जमीन पे गिरेगा। सही है, सी यूं ऊपर जाएगा और फिर दोबारा घूम के नीचे गिरेगा। यानी सी की स्टार्टिंग एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, -10। ये बात समझ आती है। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो किस पे डिपेंड करता है, वो ग्राउंड से कितना ऊपर है उस पर डिपेंड करता है। ग्राउंड से कितना ऊपर है ये कैसे पता करूंगा, ये जो ऊपर x मैंने अधूरा छोड़ा था, इस x को भी जाके कैलकुलेट करते हैं कि x क्या निकल रहा है। 30 इंटू 0.5 -5.5 स्क्वायर। ये जरा कैलकुलेट करके बताओ तो जल्दी से। 15 माइनस, बनी हुई ना इक्वेशन ये, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बनी हुई है ना। कितनी, 13। यानी जब सी ने अपनी जर्नी शुरू की तो वह जमीन से कितना ऊपर था, 13। हाँ, उसने लिखा है ना कि ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन ए एंड बी कोलाइड एंड कोलेस टू फॉर्म पार्टिकल सी। तो जब ये टकराए तो सी फॉर्म हो गया। हाँ, हवा में ही बना है। सही, हवा में ही बना। और अब उसकी स्पीड्स पता चल गई डिपेंडिंग ऑन द मासेस, दो अलग अलग मासेस थे ना, तो उसकी स्पीड मैंने निकाली है यहाँ पे। मास चाहे ए का ज्यादा हो या ए का ज्यादा हो या बी का ज्यादा हो, सही, जा वो ऊपर ही रहा है।
पार्टिकल ऊपर ही जा रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे वाले को बहुत तेजी से फेंका है, देखो 30 की स्पीड से फेंका है, एक्सेलरेशन 10 है, सही है। तो इतना स्लो डाउन नहीं हुआ, तो ज़्यादा जोर से जाके टकराते हैं तो सब चीज़ें ऊपर ही जा रही हैं। पहले वाले केस में 5 की स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, दूसरे की स्पीड केस में 15 की स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, सही है, लेकिन जा ऊपर ही रहा है। अच्छा, अब ये जा ऊपर रहा है, ये ज़मीन से कितना ऊपर है? 13.75। मुझे क्या इंटरेस्ट है? मुझे इंटरेस्ट ये है कि ये ऊपर जा रहा है, तो ये घूम के वापस ज़मीन पे जब पहुंचेगा तो टाइम क्या हुआ होगा? अभी जब टकराया तो दोनों का टाइम सेम ही है ना, 0.5 पे ही टकराया है, सही है। अब इसको केटर करने के दो तरीके हैं अली। एक, मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि पहले ऊपर जाए, उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, स्टार्टिंग वेलोसिटी 5 है उसकी, उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, टोटल हाइट पता चल जाएगी, फिर दोबारा नीचे का मोशन स्टार्ट हो। या मैं डायरेक्ट तुम्हें ये भी कह सकता हूँ कि भाई मेरी स्टार्टिंग वेलोसिटी 5 है, मेरी एक्सेलरेशन -10 है, और मुझे किस डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचना है? -13.75 के डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचना है। जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है उससे घूम के नीचे आना है ना मुझे। कितना नीचे जाना है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे? -13.75। तो मैं क्या निकाल लूँ तुम्हारे लिए? टी निकाल लूँ। इस केस में भी मैं क्या करूँ? मैंने कहा स्टार्टिंग स्पीड अब 15 ले लो, एक्सेलरेशन -10 ले लो, एस जो है वो यहाँ पे भी -13.75, एंड टी अननोन। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन रहे हैं दो, ये जल्दी से मेरे लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो ना प्लीज़। एक मिनट में लिख रहा हूँ। 2.23 ले लेंगे इधर से, और माइनस वाला डिस्कार्ड कर देंगे। और दूसरे केस में 3.74, अब वो दूसरा भी माइनस में आ रहा होगा, वो डिस्कार्ड हो गया। व्हाट इज, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हो सकेगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉसिबल टाइम्स एट विच सी हिट्स द ग्राउंड। तो सी हिट्स द ग्राउंड एट 3.7, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3.74 माइनस 2.23, सही है, 1.51। ये इसका पूरा सोल्यूशन, और रिपीट हुआ है ना एज इट इज़ 24 में। तो थोड़ी सी इसमें एक डिफरेंट चीज़ है शायद, जिसमें आई थिंक वो घूम के हिट कर रहा है या कुछ इस तरह हो रहा है। जो कोएलेस हो रहा है ना, वो यूं इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा, उसी डायरेक्शन नीचे आ गई है, बस ये हो रहा था डिफरेंस, सही है। तो मुश्किल सवाल, कितने मार्क्स मिले भाई? 8 ही मिले। पूरे पेज का सोल्यूशन, दैट्स अनलाइकली फॉर एन M1 एग्जाम। 8 मार्क के में इतनी वर्किंग मैंने कभी नहीं देखी। सही है, 20% ऑफ योर एग्जाम, नहीं 1.85 40 होता है, 8.6 48 होता है, 15% ऑफ योर एग्जाम, सही है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देखें 2020 के बाद क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ गई, सही। पहले 2020 के बाद वाले सारे करो फिलहाल, क्योंकि M1 के अभी तो ईयरली बहुत सारे ही हो गए ना।